हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम घटना सार का पार्ट 3 कवर करेंगे और पहले के जो 2 पार्ट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और घटना सार कवर करना यूपीपीसी आरओ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह दिया है तो, और बाकी के भी एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है जहाँ पे करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। जितने भी नोट्स वगैरह हैं करंट अफेयर के, मंथली वाले या ऐसे वाले, और जितने भी बाकी के सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, टेस्ट हैं, पीवाईक्यूज है, वो आपको यूपीपीसीएस आरओ और जो कंबाइन वाला पेड ग्रुप है उसमें मिल जाएगा। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया हुआ है इस पर व्हाट्सएप करेंगे आप तो ग्रुप की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। जो ग्रुप ज्वाइन करना हो, तो जैसे यूपीपीसीएस का ज्वाइन करना है तो यूपीपीसीएस ग्रुप डिटेल भेज देंगे तो डिटेल भेज दी जाएगी। उसको प्रॉपर्ली पढ़कर क्या क्या चीज़ें कैसे मिलेंगी और कैसे ज्वाइन करना प्रोसेस उसमें लिखा गया है, तो करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है। अब G7 या ऐसे बड़े बड़े G20 G7 टाइप के अगर सम्मेलन होते हैं तो उनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े देशों का, विकसित देशों का ये प्रतिनिधित्व करता है G7 वाला ग्रुप। तो ये जो है सम्मेलन हुआ 13 से 15 जून के बीच में। कहाँ पे आयोजित हुआ, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इटली में आयोजित हुआ है। बोर्गो इग्नाजिया, कभी कभी पूरा देश का नाम नहीं देते, इस तरह से दे देते हैं, बोर्गो इग्नाजिया में हुआ है। तो ये इटली के अपूलिया के फसानो शहर में स्थित है। तो अपूलिया भी ऑप्शन में आ सकता है, इटली भी आ सकता है, फसानो शहर भी आ सकता है, बोर्गो इग्नाजिया भी आ सकता है। तो ये सभी एक ही जगह में है, इटली में ही है, यूरोप में। तो ये G7 का शिखर सम्मेलन यहीं पर हुआ था। G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं वो भी यहाँ पर लिख दिया है अभी मैंने। तो यूएसए, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली, जापान, यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। तो टोटल यहाँ पर 7 कंट्री हो गए, एक संघ हो गया यूरोपियन यूनियन, ये इतने हैं। उत्तरी अमेरिका में देखा जाए तो 2 कंट्री हैं इसमें, यूएसए, कनाडा, और यहाँ पर यूरोप में देखा जाए तो फ्रांस, जर्मनी, यूके, इटली ये आ जाएंगे, और एशिया में जापान आ जाएगा, फिर यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट यहाँ पर भारत भी इस बैठक में शामिल हुआ था। भारत जो है आउटरीच सदस्यों में शामिल था, 12 आउटरीच सदस्य इसमें आए थे। तो ये आउटरीच सत्र इसको कहा जाता है, जिसमें बाकी के भी कंट्रीज आ जाते हैं। तो 12 सदस्यों में भारत भी था, आउटरीच वालों में। नेक्स्ट यहाँ पर ये जो है प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, और तीसरा जो इनका कार्यकाल था इसकी ये पहली विदेश यात्रा थी, मतलब तीसरे कार्यकाल की ये पहली विदेश यात्रा थी प्रधानमंत्री मोदी जी की। तो ये याद रखिएगा कहाँ पे गए, इस कार्यकाल में पहली बार इटली गए। 50वां जो ये सम्मेलन हुआ, समिट हुआ G7 का, इसकी प्रमुख बिंदु क्या है, जो यहाँ पे बात हुई थी वो भी इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा जा सकता है, और मेंस में भी आप डाल सकते हैं, जब कोई इंटरनेशनल रिलेशन वाले उसमें डाल सकते हैं इसको। नेताओं द्वारा G7 पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की बात की गई है। मतलब PGIIA एक टर्म है, इसको बढ़ावा देने की बात की गई, मतलब ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की, इन्वेस्टमेंट पर जोर देने की यहाँ पर बात की गई है। जो ये सब, क्योंकि इसमें विकसित देश शामिल हैं तो बाकी के देशों को ही सपोर्ट करेंगे, इस तरह की इसमें बात की गई है। नेक्स्ट 2027 तक विकासशील देशों की अवसंरचना विकास है, तो 600 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर आवंटन होगा। 2027 तक विकासशील देशों के लिए कितना आवंटन करेंगे G7 देश, तो 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहाँ पर आवंटन होगा। इसके अलावा भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा जो है, जिसको IMEC कहा जाता है, इस पर समर्थन और प्रोत्साहन की भी इसमें बात की गई है। और ये IMEC पर चर्चा हुई, इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि इस पर हस्ताक्षर कब हुए थे। तो सितंबर 2023 में जब दिल्ली में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था, तो वहीं पर जो है हस्ताक्षर किए गए थे IMEC पे, जो आर्थिक गलियारा बनने वाला है। भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, मतलब सबको कनेक्ट करेगा ये। इसमें समुद्री मार्ग भी होगा, रेलवे मार्ग भी होगा, सड़क वाला रास्ता भी होगा, सब इसमें शामिल होंगे। तो एक कनेक्टिविटी निर्धारित होगी यूरोप तक के लिए, मध्य पूर्व से होते हुए। तो ये इस पर भी बात की गई थी। अब IMEC के हस्ताक्षरकर्ता देश कौन कौन से, मतलब इसमें कौन शामिल है IMEC में, तो भारत है, अमेरिका है, सऊदी अरब है, UAE है, इटली है, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ। अब IMEC चर्चा में है, इसलिए अलग से क्वेश्चन बन सकता है इसमें कौन कौन से देश हैं। तो हस्ताक्षरकर्ता भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूरोपीय संघ। अमेरिका एक बाहरी शामिल होगा, और बाकी जो रास्ता है IMEC का, भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, वो सब इसमें शामिल हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर कुछ और कॉरिडोर्स वगैरह की बात की गई है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। अब इसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं आएगा कि G7 में G7 सम्मेलन में इस चीज़ पे बात हुई थी कि नहीं हुई थी। अब सीधे सीधे आ सकता है कि लोबिटो कॉरिडोर कहाँ स्थित है, या फिर लुजोन कॉरिडोर कहाँ से संबंधित है। तो ये सबसे पहले लोबिटो कॉरिडोर की बात करें तो मध्य अफ्रीका में लोबिटो कॉरिडोर की बात की गई, इसको समर्थन देने की बात की गई है। लोबिटो कॉरिडोर अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में अंगोला के अटलांटिक तट
पर स्थित लोबिटो बंदरगाह से लोकतांत्रिक गणराज्य होते हुए जाम्बिया तट तक विस्तृत है। अगर इसकी बात करें तो अंगोला से होते हुए ये जाम्बिया तक जो है ये विस्तृत है। ये एक लोबिटो कॉरिडोर मध्य अफ्रीका में है। फिर लुजोन कॉरिडोर कहाँ है, तो फिलीपींस में है। फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला। ये फिलीपींस का लुजोन जो है, ये फिलीपींस का सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है लुजोन। वहाँ पर आर्थिक अवसंरचना गलियारा बनेगा जिसका नाम है लुजोन। मतलब द्वीप वही है, द्वीप के नाम से ही ये कॉरिडोर बन रहा है फिलीपींस में। लुजोन द्वीप कहाँ पर है, फिलीपींस में है। फिलीपींस का ये सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है, तो वहाँ पर ये आर्थिक गलियारा बनेगा। नेक्स्ट मिडिल कॉरिडोर एक बनने की बात की गई है, तो ये ट्रांस कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग भी इसको कहा गया है, मिडिल कॉरिडोर को, TITR मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो। ट्रांस कैस्पियन मतलब कैस्पियन सागर होते हुए ये रहेगा मिडिल कॉरिडोर। यूरोप और एशिया के बीच में कनेक्टिविटी निर्धारित करेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कॉरिडोर वगैरह की बात भी की गई है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव की बात की गई है। ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव क्या है, तो अफ्रीका का जो साले क्षेत्र है वहाँ पर मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो काम किए जाएंगे इसको ग्रेट ग्रीन वॉल कहा गया है। तो ग्रेट ग्रीन वॉल का संबंध कहाँ से है, अफ्रीका से है। नेक्स्ट बात करेंगे अपूलिया, या फिर अलग से पूछा जाता है पूछा जा सकता है साहेल क्षेत्र कहाँ स्थित है जो चर्चा में रहा है या किस चीज़ के लिए चर्चा में है। नेक्स्ट है अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल, जिसको AFSI भी कहा जा सकता है। अपूलिया देखिए, अपूलिया में ही ये बैठक हुई थी इटली में, G7 वाली। तो अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल एक आई है निम्न आय वाले देशों और अफ्रीका के लिए जो है अपूलिया खाद्य प्रणाली पहल आई है। निम्न आय वाले देशों की सहायता इसमें की जाएगी और जो अफ्रीका के कुछ कंट्री है उनकी भी यहाँ पर सहायता की जाएगी अपूलिया खाद्य प्रणाली के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, ये तो हो गया G7 की बात। अब है परमाणु हथियारों पर सिपरी की रिपोर्ट आई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट है सिपरी की। इसके द्वारा ये 55वीं रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें कुछ प्रमुख बिंदु हैं जो इम्पोर्टेंट है कि पिछले 5 साल में जो 9 परमाणु सक्षम देश हैं, टोटल जो पूरे विश्व में 9 परमाणु सक्षम देश हैं, उनमें जो है परमाणु शस्त्रागार निवेश में 33% की वृद्धि हुई है। मतलब जितना भी उनका परमाणु से रिलेटेड शस्त्र थे उसमें 33% की वृद्धि हो गई है। इसको कहा मतलब बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है परमाणु जो शस्त्र हैं उसमें। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि किसने की है, तो USA ने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है परमाणु में। सेकंड पे आता है चाइना, फिर आता है रूस। नंबर 1 पे USA जिसने सबसे ज़्यादा वृद्धि की है। फिर जो है परमाणु सक्षम देश कौन कौन से ये भी याद कर लीजिए, तो USA है, चीन है, रूस है, UK है, फ्रांस है, भारत है, पाकिस्तान है, उत्तर कोरिया है, इजराइल है। ये जो है परमाणु सक्षम कंट्रीज़ है। अब एक और इसमें डेटा जारी किया गया, ये क्रम याद रखना है। परमाणु वारहेड सैन्य भंडार, मतलब टोटल जो है जनवरी 2024 तक परमाणु वारहेड जो सैन्य भंडार हैं वो किसके पास सबसे ज़्यादा हैं, तो सबसे ज़्यादा है रूस के पास। सबसे ज़्यादा किसके पास है, रूस के पास। और अभी जो हमने क्रम देखा था, ये निवेश में वृद्धि करने में जो नंबर 1 था, परमाणु निवेश में वृद्धि करने में USA नंबर 1 था। और सबसे ज़्यादा परमाणु वारहेड किसके पास है, तो रूस के पास है। सेकंड पे है USA, फिर है चीन, फिर फ्रांस, फिर UK। भारत इसमें 6वें नंबर पर है। पहला याद रखिए कि पहले नंबर पे रूस आएगा, फिर USA आएगा, फिर चीन आएगा परमाणु वारहेड में, और भारत 6वें नंबर पे है। अगला है यहाँ पर यूरोपीय संघ ने, ये तो हो गई परमाणु की बात, मतलब जो स्टॉकहोम सिपरी की एक रिपोर्ट आई है परमाणुओं से संबंधित, परमाणु जो शस्त्र हैं उनसे संबंधित। अब है यूरोपीय संघ ने प्रकृति बहाली कानून को मंजूरी दे दी है। प्रकृति बहाली कानून में यही चीज़ है कि प्राकृतिक आवासों की स्थिति को अच्छी करना है जो खराब हो गई है, जंगलों को फिर से उगाना है, दलदलों को गीला करना है, मतलब आर्द्रभूमि संरक्षण वगैरह, नदियाँ, झीलें, प्रवाल आदि की स्थिति बहाल करनी है। तो ये सब चीज़ें हैं, यूरोपीय संघ ने जो ये है इसकी बात की है, मतलब प्रकृति बहाली एक कानून आया है वहाँ पर। नेक्स्ट है UN की सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 आई है। ये SDSN के द्वारा जारी की जाती है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। उसका ये 9वां संस्करण है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक केवल 16% SDG लक्ष्य पूरी होने की उम्मीद है। ये जो है जितने भी हमारे 17 लक्ष्य हैं उसको 2030 तक हमें कंप्लीट करना था, लेकिन केवल 16% SDG लक्ष्य जो है पूरे हो पाएंगे 2030 तक, ऐसा कहा है इस रिपोर्ट में कहा गया है। बाकी सब में उलटफेर है, कोई चीज़ें तो एकदम रिवर्स में जा रही हैं। 84% में अभी भी ढील दी गई है, तो ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। अब रैंक की बात करें तो रैंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SDG में शीर्ष देश कौन है, नंबर 1 पे है फिनलैंड। इसका स्कोर है 86.4। अगर जो पहले नंबर का है इसी का स्कोर अगर पूछ लिया जाता है कभी तो पूछ लिया जाता है, बाकी पहले नंबर दूसरे नंबर पे कौन है और भारत का स्कोर कितना है ये भी अगर याद रख सकें तो याद कर लीजिएगा। तो फिनलैंड पहले नंबर पे है SDG में 86.4 स्कोर के साथ। सेकंड पे आता है स्वीडन, फिर डेनमार्क, फिर जर्मनी, फिर फ्रांस। SDG वाले में शीर्ष 5 आप याद रखिएगा अगर याद हो पाए तो। फिनलैंड है पहले, फिर स्वीडन है, फिर डेनमार्क है, फिर जर्मनी है, फिर फ्रांस है। भारत की रैंक है इसमें 109।
पहले नंबर पे फिनलैंड और भारत 109 नंबर पे। स्कोर कितना है भारत का, तो 64 है भारत का स्कोर, और फिनलैंड का कितना था, तो 86 था। आगे बात करेंगे लास्ट में कौन है, तो लास्ट में है 167 नंबर पे दक्षिणी सूडान। जो रिपोर्ट में जितने देशों को लिया जाता है उसमें जो लास्ट रहता है, मतलब इसमें 167 देशों को लिया गया होगा, तो सबसे लास्ट हो गया दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान कहाँ पर है, तो अफ्रीका में है। आगे बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो पड़ोसी देशों की एसडीजी में स्थिति क्या है, तो चीन, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इनकी स्थिति भारत से अच्छी है। जितने भी पड़ोसी देश हैं उनकी स्थिति भारत से अच्छी है। केवल पाकिस्तान की स्थिति भारत से खराब है, बाकी चीन, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश सबकी स्थिति भारत से अच्छी है एसडीजी में। इस बार जो है ये जो एसडीजी वाले लक्ष्य जारी किए गए हैं, जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस बार यूएन द्वारा एक नया सूचकांक भी आया है, बहुपक्षवाद, UNMI इसको कहा गया है। इसमें जो है शीर्ष पर कौन है, तो बारबाडोस है शीर्ष पर, लास्ट में है इसमें यूएसए। बहुपक्षवाद आया है। इससे क्वेश्चन हो सकता है ना बने, लेकिन याद रखिएगा शीर्ष पे इसमें बारबाडोस है, लास्ट में इसमें यूएसए है, जो नया वाला सूचकांक आया है उसमें। आगे है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ है 16 जून 2024 को। ये हुआ है स्विट्जरलैंड के बुर्गेन स्टॉक रिजॉर्ट में हुआ है ये। तो सिर्फ इतना भी क्वेश्चन आ सकता है, जब टफ करना होता है तो छोटी सी जगह का नाम दे देते हैं। तो बुर्गेन स्टॉक कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। यहीं पर यूक्रेन शांति समझौता हुआ, रूस की गैर मौजूदगी में ये समझौता हुआ था, और इस समझौते का आधार बनाया गया था कि यूक्रेन की अखंडता बनी रहनी चाहिए। तो उसी के बेसिस पे ये हुआ था समझौता। इसमें जो है रूस मौजूद नहीं था, रूस को नहीं बुलाया गया था। तो भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, यूएई ने जो संयुक्त एक यहाँ पर दस्तावेज जारी गया था उस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। तो किसने यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन के संयुक्त दस्तावेज पे हस्ताक्षर नहीं किए, तो भारत ने भी इस पे हस्ताक्षर नहीं किए, सऊदी अरब ने भी नहीं किए, दक्षिण अफ्रीका ने भी नहीं किए, ब्राज़ील ने भी नहीं किए, यूएई ने भी नहीं किए। जो इतने देशों ने नहीं किया था, बाकी लगभग 180 देश शामिल थे इसमें। इन लोगों ने लेकिन हस्ताक्षर नहीं किया था। नेक्स्ट बात करेंगे मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो क्लाउडिया शिनबाम है मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति। जब कहीं पहली महिला राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनती है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो बस इतना नाम याद रखना है, क्लाउडिया शिनबाम जो है मेक्सिको की राष्ट्रपति बनी है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF के द्वारा। इसमें 120 देशों की ये रिपोर्ट है, एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट इसको कहा जाता है, या फिर वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, कुछ भी बोल दीजिए। तो ट्रांजिशन में क्या है, ट्रांजिशन रिपोर्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि पारंपरिक ऊर्जा से नवीन ऊर्जा की तरफ कौन से देश ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो इसमें शीर्ष रैंक पे नंबर 1 पे कौन है, तो स्वीडन है, इसका स्कोर है 78.4। नंबर 1 पे मतलब एनर्जी ट्रांजिशन में नंबर 1 पे है स्वीडन, फिर डेनमार्क है, फिर फिनलैंड है, फिर स्विट्जरलैंड, फिर फ्रांस। लास्ट शुरू के 3 तो जरूर याद रखिए, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, ये नंबर 1 पे है। लास्ट पे आता है कांगो, लास्ट रैंक इसकी कांगो की। और भारत की रैंक कितनी है, तो भारत की रैंक है एनर्जी ट्रांजिशन में 63। पिछली बार ये 67 थी, अभी 63 है, और स्कोर है इसका 55.3। और यहाँ पर सबसे नंबर 1 पे स्वीडन था, उसका स्कोर था 78.4, भारत का स्कोर है 55.3। अब यहाँ पर पड़ोसी देशों के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो चीन जो है 17वें नंबर पे है, हमसे अच्छी स्थिति है। ब्राज़ील की भी हमसे अच्छी स्थिति है, 12 नंबर पे है। पाकिस्तान जो है 113 नंबर पे, इसकी स्थिति हमसे ख़राब है। तो इन्हीं तीनों का अगर पूछ लिया जाएगा तो पूछ लिया जाएगा। ब्राज़ील का इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि ब्रिक्स में आ जाता है, तो ये भारत का थोड़ा सा इसकी कनेक्टिविटी ज़्यादा है भारत के साथ। नेक्स्ट बात करेंगे WEF द्वारा भारत की प्रशंसा भी की गई है इसमें, ये जो एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट है इसमें। तो WEF ने कहा है कि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता का 42% जो है नवीकरणीय और बायोमास से भारत जो है उसको प्रोड्यूस कर रहा है। जितनी भी एनर्जी अपनी प्रोड्यूस कर रहा है उसका 42% नवीकरणीय और बायोमास से प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसलिए भारत की प्रशंसा की गई है WEF के द्वारा। इसके अलावा भारत जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय बाजार भी है, इसलिए भी प्रशंसा की गई है। तो ये एक अलग से पॉइंट आपको याद रखना है अगर मीन्स वगैरह में लिखना है तो। नेक्स्ट बात करें, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 जारी किया गया है। इसको IEP के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें 163 देश शामिल हैं। और वैश्विक स्तर पर कहा गया है कि लगातार जो है ये जो पीस है, शांति का स्तर लगातार 5 साल से गिर रहा है। उनमें से जो है इस बार का जो शांति स्तर जो गिरा है 2024 में वैश्विक रूप से गिरा है 0.56%। मतलब टोटल विश्व में शांति में कमी आई है 0.56% की। और शीर्ष पे कौन है नंबर 1 पे, तो नंबर 1 पे है आइसलैंड। लगातार 15-16 साल से ये आइसलैंड आ रहा है, हमेशा आता है।
आइसलैंड जो है नंबर 1 पे, स्कोर है इसका 1.112। आयरलैंड सेकंड पे, फिर ऑस्ट्रिया, फिर न्यूजीलैंड, फिर सिंगापुर। टॉप 3 के जरूर याद रखिएगा पीस वाले में। पहले आएगा आइसलैंड, फिर आएगा आयरलैंड, फिर आएगा ऑस्ट्रिया। आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, उसके बाद न्यूजीलैंड और सिंगापुर। भारत का नंबर है 116, एकदम याद रखेगा। पीस वाले में कितना है भारत का नंबर? 116। 5 अंकों का इसमें सुधार हुआ है अगर स्टेटमेंट बन जाए तो। स्कोर है भारत का 2.31, 116 नंबर पे है भारत इस बार, और सुधार हुआ है इस बार 5 अंकों का। यहाँ पर मापदंड क्या रखे जाते हैं पीस में? तो सामाजिक सुरक्षा और संरक्षा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष और सैन्यीकरण, ये सभी इसके मापदंड हैं, जिसके हिसाब से निर्धारित होता है किसकी रैंक क्या रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पर दक्षिण पूर्वी एशिया में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 जारी किया गया है, किसके द्वारा? तो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एंड लॉ पॉलिसी एंड कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क के द्वारा 5 जून, जो कि पर्यावरण दिवस होता है, उस दिन जारी किया गया था। 180 देश इसमें पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में शामिल थे। इसमें शीर्ष पे कौन है? तो शीर्ष पे है एस्टोनिया। एस्टोनिया बाल्टिक कंट्रीज में आ जाता है। एस्टोनिया है, उसके बाद फिर लग्जमबर्ग है, फिर जर्मनी है, फिर फिनलैंड, फिर यूके। नंबर 1 पे हमेशा लगभग यूरोपीय कंट्रीज ही रहते हैं इन सभी सूचकांकों में। तो एस्टोनिया नंबर 1 पे है इसमें, किसमें? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। भारत का नंबर है इसमें 176, 180 देशों में भारत 176 नंबर पे है। 2025 के लिए जो अनुमान लगाया गया है कि इसका नंबर जो होगा 172 होगा, अभी 175 नंबर पे भारत। नेक्स्ट बात करेंगे, इसको कितनी श्रेणियों में जारी किया गया है? जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसको जारी किया गया है वायु गुणवत्ता, जल गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन, जैव विविधता और आवास, जलवायु परिवर्तन, उत्सर्जन, ऊर्जा उपयोग, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, पारिस्थितिकी तंत्र और सेवाएं, सतत विकास, इन सभी आधारों पर इसको जारी किया गया है। अगर पूछ लिया जाए तो इनकेस, तो इतने इसके आयाम हैं जिस पर ये जारी किया जाता है। भारत की रैंक याद रखिएगा 176, नंबर 1 पे है एस्टोनिया, इन्वायरमेंट जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 जारी की गई है यूएनडीपी के द्वारा। इसका शीर्षक था ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। इसमें 4 तरह की श्रेणी बनाई गई है। एक है उच्च मानव विकास सूचकांक, जिसमें अत्यधिक मानव विकास सूचकांक 0.800 इसमें प्लस जिसका स्कोर रहेगा वो इसमें रखा जाएगा। फिर उच्च मानव विकास कहाँ पर है? जहाँ पर स्कोर होगा 0.7 से लेकर 0.799 इस तरह से रहेगा, तो उच्च मानव विकास इसको माना जाएगा। फिर जो है जहाँ पर 0.550 से 0.699 तक रहेगा वहाँ पर मध्यम मानव विकास माना जाएगा। निम्न वाला 0.550 से नीचे रहेगा, तब उसको निम्न मानव विकास में रखा जाएगा उस देश को। तो नंबर 1 पे इसमें कौन है इस रैंक में मानव विकास सूचकांक में? नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड, जिसका स्कोर है 0.967। नंबर 1 पे हो गया स्विट्जरलैंड, फिर है नॉर्वे, फिर आइसलैंड, फिर हांगकांग, चीन दोनों जो है 4थे नंबर पे आता है, और डेनमार्क और स्वीडन 5वें नंबर पे आता है। नंबर 1 वाला याद रखिए, यहाँ पर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद नॉर्वे है, फिर आइसलैंड। 3 तो जरूर याद रहने चाहिए। जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक में नंबर 1 पे है स्विट्जरलैंड। और लास्ट में कौन सा है? तो लास्ट में सोमालिया। भारत का नंबर है 134। भारत जो है मानव विकास सूचकांक में 134 नंबर पे है, स्कोर है 0.644। और किस में रखा गया है? किस श्रेणी में इसको? मध्यम मानव विकास श्रेणी में इसको रखा गया है। नेक्स्ट है यहाँ पर इकोसॉक ECO SOC के विभिन्न सहायक निकायों में चुनाव हुआ था अभी, तो वहाँ पर भारत की जीत हुई है। कई सारे निकायों में 17 निकायों में रिक्त पद थे यहाँ पर जिसमें चुनाव हुए थे, जिसमें भारत जीता है। ECO SOC है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद, इसी को शॉर्ट फॉर्म में ECO SOC बोल देते हैं, इकोसॉक ऐसे बोल देते हैं। तो इसमें जो एक प्रमुख बिंदु है वो क्या है? भारत की जगजीत पवाड़िया जो है, इनको अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड में लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। किसको चुना गया है? जगजीत पवाड़िया को। तो पूछा जा सकता है जगजीत पवाड़िया भी जो चर्चा में रही, किस लिए चर्चा में रही? तो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए इनको चुन लिया गया है, जो कि कार्यकाल होगा 2025 से 30 तक के लिए। तो ये प्रमुख पॉइंट था। बहुत सारे ऐसे निकाय जो वहाँ पे होते हैं, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित जो निकाय होते हैं UN के, उसमें जो ये चुनाव हुए थे जिसमें भारत ने प्रवेश लिया है। आगे बात करेंगे, क्वाड के बाद एक स्क्वाड बना है। क्वाड में कौन कौन से कंट्री थे? तो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये थे क्वाड में 4 कंट्रीज। और स्क्वाड में कौन कौन से होंगे? तो बस इसमें भारत नहीं होगा, भारत की जगह पे आ जाएगा फिलीपींस। तो भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस स्क्वाड में शामिल है। तो स्क्वाड का उद्देश्य क्या है, क्यों बना है? तो चीन की जो गतिविधियाँ उसको कंट्रोल करने के लिए,
चीन को काउंटर करने के लिए। क्वाड भी इसीलिए बना था, उद्देश्य दोनों के सेम है, चीन को काउंटर करना, क्वाड के भी स्क्वाड के भी। बस स्क्वाड में भारत नहीं शामिल है, क्वाड में भारत शामिल है। तो इतनी चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी यहाँ पर। और ये घटनासार वाली सीरीज़ हम कवर करने की पूरा कोशिश कर रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो, यूजफुल लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी नोट्स वगैरह के लिए आप यूपीपीसीएस आरओ या कंबाइंड पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी में सभी चीज़ें जितने भी हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं उसमें मिलेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।